हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 अपने साथ में लेकर बैठे हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So before starting the video, I would like to appeal everyone to please like, subscribe and share my channel as much as possible. ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। हमारे लिए ये एक्ट क्यों जरूरी था, पहले मैं इसको कवर नहीं करने वाली थी, पर हमारा अगस्त 3, 2026 में अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक बिल जो इस ओल्ड जो 1891 का जो ये एक्ट है, जो हमारे अंग्रेजों के टाइम का एक्ट है, इसको रिपील करके एक न्यू एविडेंस एक्ट लाना है, जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक मोड और इन सबको इंट्रोड्यूस करेंगे, इन सारे प्रोविजंस को। सो सबसे पहले हम कोई भी एक्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसका पर्पस देखते हैं। तो अब 1891 में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि इनको एक पूरा एक्ट लाना पड़ा, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि एक एक्ट लाना पड़ा कि जो सिर्फ एविडेंस ऑफ बैंकर्स बुक को डील करता है, बैंकर्स के से डील करता है। तो एक्चुअली क्या था कि उन्होंने एक एक्ट लेकर आए। उन्होंने सोचा कि ये जो सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ बैंक है, अब देखो बैंक में कितने सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, अब आप उनको बार बार तो परेशान नहीं करोगे कि ये वाली सर्टिफाइड कॉपीज और ये वाली ये है, ये लेकर आओ। तो इनकी सर्टिफाइड कॉपीज को कैसे बैंक में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ओरिजिनल मंगवाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें काफी अच्छे प्रोविजन दे रखे हैं। छोटा एक्ट बहुत, सेक्शन 8 है सिर्फ टोटल नंबर। तो इनको इन्होंने बोला कि हम सर्टिफाइड कॉपीज को कैसे प्रेजेंट करेंगे बैंक में, और कैसे वो एक्सेप्ट होगा, कैसे वो एविडेंस के थ्रू एडमिसेबल होगा। तो ये सारी चीजें हमारे बैंकर्स बुक्स एविडेंस में है। तो जल्दी जल्दी हम इसको खत्म करते हैं। देखो, अगस्त 3, 2026 फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया एक बिल, इसको रिप्लेस करने का, रिपील करने का। 1 अक्टूबर 1891 इसकी हमारी इनएक्टमेंट डेट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सीधे चलेंगे डेफिनेशन क्लॉज में। डेफिनेशन क्लॉज में सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट है कंप्लीट, जो हमारा 2(1) में दे रखा है, इसमें वही है। सेक्शन 3 में जो कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है, एनी कंपनी व्हिच वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड एनी प्रीवियस एक्ट इज नोन एज द कंपनीज एक्ट 1956, या फिर एनी फॉरेन कंपनी है। ये 591 के अंदर हमारी फॉरेन कंपनी दे रखी है, कोई भी फॉरेन कंपनी हमारी इसके अंदर है, तो फिर ये सारी भी हमारी इसमें डील करेंगी 2(1) में। फिर उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट 2(1)A में, बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो एस्टेब्लिश हुई है आरबीआई एक्ट 1934 या एसबीआई एक्ट के थ्रू, या फिर उसकी सब्सिडरी के थ्रू, तो फिर उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे आप लोग। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे 2(1) हो गया। 2(1) इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। 2(2) हमारा बैंकर्स, बैंक एंड बैंकर्स की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कंपनी कॉर्पोरेशन जो बिजनेस, बैंकिंग का बिजनेस कैरी करती है, तो उसको हम बैंक एंड बैंकर कहते हैं। और कोई भी पार्टनरशिप जिसकी बुक्स और प्रोविजंस जो है दिस एक्ट में, मतलब पार्टनरशिप या इंडिविजुअल्स है, एनी पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअल्स, किसी की बुक्स, इसमें इंडिविजुअल्स होगा, एंड इंडिविजुअल हुज बुक्स वाज एक्सटेंडेड, अगर किसी की भी उसकी बुक्स यहाँ पर बैंक के पास एक्सटेंडेड है, तो वो भी इस एक्ट में इंक्लूड होगा, बैंक एंड बैंकर्स में। और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक इसकी बैंकर्स हो गए। 2(1) में हमारा कंपनी है, 2(2) में हमारा बैंकर है। 2(A) हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोलता है प्रिंट आउट डिजिटल स्टेटमेंट और इलेक्ट्रॉनिक लॉग जो है वो भी हमारा एविडेंस की क्या कहते हैं हम के थ्रू एडमिसिबल होगा कोर्ट में। पर कैसे एडमिसिबल होगा, तो 2(A) में इसको एक सर्टिफिकेट हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा, ताकि वो वेरिफिकेशन हो कि हाँ ये डिजिटल स्टेटमेंट वेरीफाइड बैंक का ही है या नहीं। तो यहाँ पर वो एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेगा बैंक में, बैंक से, और फिर उसके बाद कोर्ट में प्रेजेंट करेगा। ठीक है, 2(1) कंपनी हो गई हमारी। कंपनी बता दी आपको, 2 कंपनी है हमारी, फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी, दोनों को डील करता है। कंपनी से ये पता चला है। बैंक एंड बैंकर, बैंक और बैंकर्स कौन कौन से होते हैं कि कोई भी बैंकिंग कॉर्पोरेशन और बिजनेस जो भी कैरी कर रहा है, वो पार्टनरशिप और इंडिविजुअल जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से एक्सटेंड है एक्ट में, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स हो गया। 2(A) डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक लॉग हमारा सर्टिफिकेट के थ्रू एडमिसिबल है कोर्ट में। अब बैंकर्स बुक, ये सारी, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बैंकर्स बुक्स भी, ये सारी लेजर और सारी बुक्स जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेस में है, जो आप बैंक में कभी काम करोगे तो देखोगे बहुत सारी क्या कहते हैं लेजर्स होते हैं, पीएलएन अकाउंट्स होते हैं, और ये बैलेंस शीट्स होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारा बैंकर्स बुक्स में आएगी। सारे जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, अब तो खैर शायद ई में चेंज हो गया होगा, बट जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे इसमें आएंगे। तो इसमें हमारा यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी हमारा बैंकर्स बुक में इंक्लूडेड है। ठीक है,
2 याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक एंड बैंकर्स 2 भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बैंकर्स बुक्स, फिर भी आप याद रख लीजिएगा। 2.6 बात करते हैं जज की। जज ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जज किसी बात करता है। हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर कि बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट में जज किसी बात करता है, तो हाई कोर्ट डिवीजन के जज की बात करता है। सर्टिफाइड कॉपी ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्टिफाइड कॉपी कौन सी है? हमारी कोई भी डुप्लीकेट या प्रिंट आउट, जो भी बहुत बड़ा इसका दे रखा है सर्टिफाइड कॉपी, इसका पूरे 3 पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर रखा है, तो मैं इसको एक छोटा सा वर्जन आपको बताती हूँ कि कोई भी डुप्लीकेट कॉपी भी है या प्रिंट आउट है, कोई भी कॉपी है बैंक रिकॉर्ड की जो कि सर्टिफाइड है, तो उसको हम, और कम्प्लीटली वेरीफाइड और ऑथेंटिक है, तो उसको हम लोग सर्टिफाइड कॉपी कहेंगे। मतलब ऑथेंटिक होनी चाहिए, चाहे वो ओरिजिनल हो या फिर प्रिंट आउट हो या डुप्लीकेट हो, पर अगर वो ऑथेंटिकेटेड होगी तो हम लोग तो सर्टिफाइड कॉपी होगी। अब वो डिजिटल में भी हो सकती है, प्रिंट आउट में भी हो सकती है, फ्लॉपी और डिस्क में भी हो सकती है। ठीक है, अब एक बार डेफिनेशन का दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 2.1 हमारा कंपनी, और फिर उसके बाद जिसमें हमारी फॉरेन कंपनी भी इंक्लूडेड है। 2.2 हमारा बैंक एंड बैंकर्स, जिसमें हमारे सारे कंपनी कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप और इंडिविजुअल और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंक्लूडेड है। 2A हमारा प्रिंट आउट, और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक लॉग एडमिसिबल है अंडर मैंडेटरी सर्टिफिकेट से। एंड जज की बात करते हैं तो हाईकोर्ट डिवीजन का जज है। सर्टिफाइड कॉपी यहाँ पर डुप्लीकेट सारी एंड ओरिजिनल जितनी भी है सारी सर्टिफाइड, अगर वेरीफाइड है ऑथेंटिकेटेड है तो फिर हमारी एडमिसिबल है। सेक्शन 3 बात करता है पावर टू एक्सटेंड प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि किसके पास पावर दे रखी है हमारे बैंकर बुक्स एविडेंस में कि वो अपने इस एक्ट को एक्सटेंड कर सकता है किसी भी दायरे में, या फिर कोई भी एक्सटेंड इसका कौन क्या कहते हैं सेट करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट सेट करता है। ठीक है, सेक्शन 3 में ये दे रखा है। सेक्शन 4 हमारा बहुत बताता है मोड ऑफ प्रूफ ऑफ एंट्रीज इन बैंकर्स बुक्स। अब ये जो बैंकर्स की बुक्स है इनकी एंट्री कैसे होगी? अब मैंने आपको बताया सर्टिफाइड कॉपी में वो सारी भी कॉपीज होंगी जो कि क्या कहते हैं डुप्लीकेट कॉपीज होगी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक लॉग में होगी, या फिर मैकेनिकल डेटा में होगी, ये सारी भी होगी। तो ये सारी हमारी एडमिसिबल है इन बैंक में एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, क्योंकि ओरिजिनल कॉपीज तो नहीं होती। तो ये सर्टिफाइड कॉपीज जो है हमारी सेक्शन 2(8) में दे रखी है, तो ये एविडेंस है, एज एडमिसिबल है एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस इन द एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद एडमिटेड एज एविडेंस मैटर्स ट्रांजेक्शन्स अकाउंट वेरिएंट रिकॉर्ड इन एवरी केस। कोई भी मैटर चल रहा है तो उसमें एडमिसिबल है हमारी सर्टिफाइड कॉपी 2(8) में। ओरिजिनल कॉपी इन लॉ, और ये इसी तरह एडमिसिबल है मान जाएगी जैसे कि ये ओरिजिनल कॉपी है जो हमारा जैसे सेक्शन 57 BSA में दे रखा है ना प्राइमरी एविडेंस को, तो ये वैसी ट्रीट करी जाएगी और प्राइमा फेसी एविडेंस मानी जाएगी। पर अगर हमारे पास क्वेश्चन में आता है कि ये सर्टिफाइड कॉपीज जो 2(8) में है ये प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है, तो हम सेकेंडरी एविडेंस मानते हैं। ट्रीटेबल है एज अ प्राइमरी एविडेंस, मतलब ट्रीटेबल मतलब कि हम मानेंगे कि फेस ऑफ प्राइमा फेसी एडमिटेड है बट एडमिसिबिलिटी के लिए, पर हम लोग इसको सेकेंडरी मानते हैं बिकॉज इसमें हमारे सारी कॉपीज होती है, वो सिर्फ वेरीफाइड है। ठीक है, ये सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हम इसको सेकेंडरी एविडेंस ही मान के चलते हैं। सेक्शन 58 और सेक्शन 60 ऑफ BSA हमारा सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 हमारा बात करता है केस इन विच, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 3 हो गया हमारा कि कौन एक्सटेंड कर सकता है। सेक्शन 4 हो गया कि हमारे बैंकर्स ये एविडेंस है वो कैसे एडमिसिबल होंगे। मैंने आपको बता दिया प्राइमा फेसी एविडेंस सर्टिफाइड कॉपी जो होती है 2(8) में वो प्राइमा फेसी एडमिटेड होते हैं, ट्रीटेड एज प्राइमरी एविडेंस बट कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, सेक्शन 5 बताते हैं कैश और ऑफिस केस ऑफिसर बैंक इज नॉट कंपेल्ड टू प्रोड्यूस बुक्स। अब ऑफिसर जो है उसको बात पे परेशान तो नहीं कर सकते, तो हाँ कि तो ऐसा है कि वो उसको क्या कहते हैं आप कंपेल नहीं कर सकते कुछ केसेस में कि वो कोर्ट में प्रोड्यूस करे अपने डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से? जब वो पार्टी ही नहीं है तो आप उसको कभी भी कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस करे, या फिर वो एज अ विटनेस अपेयर हो कोर्ट में। पर एक इसका एक्सेप्शन है कि कोर्ट ऑर्डर या जज ऑर्डर दे सकता है स्पेशल कॉज में कि आप अपेयर हो अंडर दिस मतलब केस एज अ जज, क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करो अंडर पार्टीज। तो अगर ऐसा कोई केस है तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है, वरना वो इसमें कंपेल नहीं है। सेक्शन 6 बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑर्डर और कोर्ट ऑफ जज। तो जो कोर्ट जो है और जज जो है वो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स का ऑर्डर दे सकते हैं। कब? एप्लीकेशन कोई भी पार्टी करेगी अगर लीगल प्रोसीडिंग चल रही है कोई भी बैंक और उनके बीच में, तो अगर या फिर किस बैंक है भी नहीं उसमें क्या कहते हैं प्रोसीडिंग में, तो कोई भी पार्टी ऑफ द सूट होगी वो एप्लीकेशन फाइल करेगी कोर्ट में जज के पास, और जज के पास लिबर्टी है कि वो उस कोर्ट को क्या कहते हैं उस बैंक को ऑर्डर दे सकती है कि आप अपनी एंट्रीज या फिर ये बैंकर बुक जो है वो प्रोड्यूस करो इस प्रोसीडिंग में।
ठीक है, मैं प्रिपेयर और प्रिपेयर प्रोड्यूस, और ये इसको क्या करेगी, इसको स्पेसिफाइड पीरियड देगी। अब क्या होगा, देखो इंस्पेक्शन मैं हूँ, ठीक है, मैं कोर्ट के पास गई, मैंने बोला कि मुझे बैंक का ये स्टेटमेंट चाहिए अपने एविडेंस के लिए, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये नेसेसरी है, कोर्ट जाएगा, कोर्ट ऑर्डर देगा, क्या कहते हैं, हमारे बैंक को। अब वो बैंक को कैसे देगा, मे बी समन के थ्रू दे सकता है और समन के थ्रू नहीं भी दे सकता है। अगर समन दे रहा है वो 3 क्लियर डेज के लिए वो देगा, क्या कहते हैं, टाइम देगा, समन अंडर 3 क्लियर डेज के लिए, जो एक्सक्लूसिव है बैंक हॉलीडेज के लिए, तो समन इशू करेगा बैंक, ठीक है, और कहेगा कि अब ये पार्टीज है, ये डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको प्रोड्यूस करो। अब वो ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हमारे एक्ट में बताया नहीं है, तो क्योंकि कितना होगा, तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बताया ही नहीं है कि एक्ट में कितना होगा, पर कोर्ट अपने ऑर्डर जो देगा जज को, कोर्ट जो ऑर्डर देगा बैंक को, तो उसमें स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बताएगा, ठीक है। सेक्शन 7 बहुत इजी है कि कॉस्ट अगर डिफॉल्टर बैंक है तो वो ही पे करेगा, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है पे करने के लिए, सेक्शन डिस्क्रिप्शन है ये कोर्ट की। और सेक्शन 8 बात करता है कोई भी ऑर्डर जो हमारा सेक्शन 5, 6, 7 में दे रखा होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा कि वो हमारा ऑफिसर ऑफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर ने दिया है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया पूरा, क्या कहते हैं, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। तो इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई, पहले 2.1 हमारा कंपनी, जिसमें हम फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूड कर रहे हैं, फिर उसके बाद 2.2 हमारा बैंक एंड बैंकर्स, मैंने बता दिया इसमें कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप आएंगे बैंकर बैंकर्स में। 2A हमारा कैसे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक लॉ कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बैंकर्स बुक्स बता दिया आपको। फिर उसके बाद 2.8 बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफाइड कॉपीज, इसमें से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आपका 1 मार्क्स पक्का ही होगा फिर अगर। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है जो एक्सटेंड कर सकता है, कैसे मोड ऑफ प्रूफ ऑफ एंट्रीज कैसे ट्रीटेबल है, प्राइमा फेसी एविडेंस ट्रीटेबल है ऐसे ही जैसे प्राइमरी एविडेंस है, बट वॉज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एविडेंस। और अगर कब कंपेल नहीं कर सकते, तो जब बैंक पार्टी नहीं है तो आप कंपेल नहीं कर सकते, पर इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। सेक्शन 6 बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ जज, जज दे सकता है 3 डेज का समन, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि, और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कब इंस्पेक्ट बुक से प्रोड्यूस करेगा, वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कोर्ट अपने जज में ऑर्डर में ही बताएगा। सेक्शन 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है सेक्शन 8 की, ये जो ऑर्डर जो सेक्शन 7 और इनमें दे रहा है, सेक्शन 6 और क्या कहते हैं सेक्शन 7 में, 5, 6, 7 में जो कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कंपेल करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, या फिर हमारा क्या कहते हैं कॉस्ट बेयर करने के लिए, तो वो बिल्कुल सेम ऑर्डर होगा जैसे हमारा ऑर्डर आया है, नॉट बिलो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। तो इसका अगस्त 3 में तो इसका वैसे इन्होंने क्या कहते हैं लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्या कहते हैं बिल पास कर दिया है इसको रिप्लेस करने का। तो मे बी क्योंकि हाँ ये काफी ही पुराना एक्ट है तो काफी जरूरी भी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप यहाँ तक आए हो, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड आई थिंक आपका 1 मार्क्स तो इसमें बन ही जाएगा पूरा का पूरा। तो आप पढ़ते रहिए, हासिल करते रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट बेयर एक्ट के साथ। ओके बाय।